नमस्कार दोस्तों, एसडीआई गुरुकुलम में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण दीक्षित आपके सामने एनवायरनमेंट का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सकें और आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकें। चलिए हम प्रैक्टिस सेट के साथ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम है समोच्च रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती या सोपान कृषि। क्या कहते हैं इसको? भूमि संरक्षण में पहाड़ी ढलान पर, पर्वतीय ढलानों पर उसको काट कर जो सीढ़ी नुमा बना दी जाती है और उसके ऊपर जो खेती की जाती है उसको किस कृषि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उसको जाना जाता है समोच्च रेखीय कृषि को। समोच्च का अगर करेंगे इसका अगर थोड़ा सा अलग, तो समोच्च का होगा सम और उच्च, यानी कि ऊंचाई पर समान तरीके से काट करके सीढ़ी नुमा जो आकृतियां बनाई जाती हैं और उसके ऊपर जो खेती की जाती है उसको समोच्च रेखीय कृषि के नाम से जाना जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को, 15 सितंबर को, 4 नवंबर को या 14 दिसंबर को? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ से डी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क जो तकनीक है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतु के बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, जंतुओं में गोदने के लिए ताकि एक स्पीशीज का दूसरे से भेद किया जा सके। देखिए, पगमार्क जो तकनीक है उसका प्रयोग किया जाता है किसी भी जंगल में या किसी भी स्थान पर जो आपके विभिन्न प्रकार के जो जंतुओं की जनसंख्या है उसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो तीसरा उत्तर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरणीय विभाग की स्थापना की गई थी कब? 1972 में, 1977 में, 1979 में या 1980 में? तो भारत में पर्यावरणीय विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1980 में, तो यहाँ से डी उत्तर आपका सही होगा। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है इसकी जो स्थापना है वो लातूर में की गई थी। लातूर महाराष्ट्र का एक शहर है, लातूर, महाराष्ट्र के शहर लातूर में की गई थी देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आंखों पर, फेफड़ों पर, त्वचा पर या अस्थि मज्जा पर? तो नाभिकीय विकिरण का जो दुष्प्रभाव होता है वो मानव शरीर के सबसे पहले त्वचा पर होता है, तो यहाँ से सी उत्तर आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मानवीय जनसंख्या का श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन्य जंतुओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। क्या होगा यहाँ से? अगर मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन की अगर बात करें तो उसके लिए सबसे बेहतर जो कदम होगा वो होगा आपका वन रोपण। अगर आप वन रोपण करेंगे तो उससे आपके वन्य जंतुओं का संरक्षण भी होगा और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो है वो भी कम होगा। तो ए उत्तर आपका सही होगा यहाँ से। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है? क्या फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या नॉर्वे? कौन सा ऐसा देश है जो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है? तो फ्रांस में अंतिम शनिवार, हर महीने का अंतिम शनिवार स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उत्तर आपका सही होगा यहाँ से। नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है आपका, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। शीशम,
ढाक, यूकेलिप्टस या खेजरी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का जो एक से अधिक जिसके उद्देश्य हों, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसा जो वृक्ष है वो है आपका खेजरी, जो कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजरी, जिसको बहुउद्देशीय जो कार्य हैं उनमें इसको प्रयोग किया जाता है। ये औषधि बनाने के भी काम आता है, छाया के काम भी आता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसको पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से यह जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। इसकी लकड़ियों में जो इसका जो तना है उसकी जो लकड़ी हैं उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसके बहुत सारे जो हैं वो लाभ हैं, इसी वजह से ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण, यानी कि इसमें इतने प्रदूषण हैं, इतने प्रदूषक हैं, जिसकी वजह से इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। जिस तरीके से मरुस्थल में जीव जंतुओं का अभाव पाया जाता है, उसी तरीके से ऐसी कौन सी नदी है जिसके अंदर जीव जंतुओं का बहुत ही अभाव पाया जाता है? तो यमुना, पेरियार, दामोदर या महानदी। तो यहाँ से आपका सी उत्तर सही होगा। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है और ये अपने प्रदूषकों के कारण दी जाती है। और दामोदर नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को बिल्कुल 2 भागों में डिवाइड करती हुई निकलती है। अगर ये छोटा नागपुर का पठार है तो इसको बिल्कुल 2 भागों में बांटती हुई निकलती है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? जीवाश्म नेशनल पार्क जो आपका अवस्थित है वो है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में जो आपका है ये अवस्थित है जीवाश्म नेशनल पार्क। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो सन 1968 में की गई थी। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी जीवाश्म नेशनल पार्क की, जो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश या उपर्युक्त सभी? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ से आपका ए उत्तर सही होगा। नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या सभी में? तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सर्वाधिक जो सड़कों की लंबाई है वो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर आता है और वहीं उड़ीसा की बात करें तो यह तीसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 14वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, पैंच बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश या बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक? भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, ए आपका जो उत्तर है वो सही होगा। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गोकुल पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? गोकुल जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? गौ संरक्षण के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए या सभी के लिए? किसके लिए दिया जाता है? तो गोकुल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। 16वां क्वेश्चन है आपका, लेक पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये राजस्थान में सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि लेक पानी दर्रे से बिल्कुल रिलेटेड, लेकिन इसको दूसरे वे में पूछा गया था। मैं चर्चा करूंगा, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? लेक पानी जो दर्रा है आपका वो किस राज्य में स्थित है? तो लेक पानी दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। लेक पानी दर्रा, अगर अरुणाचल प्रदेश की स्थिति की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है यहीं पर आपका स्थित है लेक पानी दर्रा। तो लेक पानी जो दर्रा है ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये त्रिक संधि पर स्थित है, यानी कि ये 3 देशों की सीमाओं को जोड़ता है
और 3 देशों के लिए आने जाने का रास्ता जो है वो बनाता है। इधर है आपका चाइना, इस तरफ चाइना, और इस तरफ है आपका म्यांमार, और इधर है आपका इंडिया। तो ये त्रिक संधि पर स्थित इन तीनों देशों की जो सम्मिलित सीमा है उस पर स्थित है लेखपानी दर्रा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पूछा गया था राजस्थान में 2nd ग्रेड एग्जाम में कि त्रिक संधि पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो ये लेखपानी दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो ये आपका पूरा पश्चिमी घाट है। अगर गोवा की बात करें तो यहाँ बीच में गोवा है, और गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट यानी कि ये वाला आपका जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? तो ये है आपका केरल का तटीय प्रदेश, और केरल के तटीय प्रदेश को कहा जाता है मालाबार तट। यहाँ से ए आपका जो उत्तर है वो सही होगा। आगे 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा हुआ है। बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, ईसाई मिशनरी द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, समान पद पर कार्य कर रहे महिला और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर थोड़ा सा बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो आपका है वो आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो अगर यहाँ से ए ऑप्शन की अगर बात करें तो बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार प्राप्त करना या तलाशना, तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, ये आपका है। ईसाई मिशनरी द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, अगर यहाँ से बात करें तो ये आपका आर्टिकल 29 और 30, ये दो आपके जो आर्टिकल हैं इन दोनों के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका है। समान पद पर कार्य कर रहे महिला और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, ये आर्टिकल 39 घ का है कॉन्सेप्ट। तो ये आपका आता है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो ये आपका जो है ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत न आकर के ये आपका आएगा किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। और चौथे अगर की बात करें, चौथे ऑप्शन की, तो बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना, तो हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात करेंगे जो कि 1956 में आया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तो 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया उसके अंतर्गत ये जो बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना ये भी आपका क्या है? अधिकार है। तो यहाँ से सी आपका जो उत्तर है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है क्या? पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है जनसंख्या नियंत्रण, उद्योगों पर प्रतिबंध, खनन प्रतिबंध, पेट्रोलियम पर राशनिंग। क्या आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा हुआ है कि पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है। क्या जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक नहीं है? उद्योगों पर प्रतिबंध आवश्यक नहीं है। यहाँ से आपका उत्तर होगा बी। आप उद्योगों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अगर कोई भी देश अपने उद्योगों पर प्रतिबंध लगाता है तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी? वो नीचे गिरेगी, उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगी। इसीलिए उद्योगों पर प्रतिबंध आवश्यक नहीं है। आगे बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। विश्व का कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन है, कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है? विश्व का कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है? भूटान, नेपाल, चीन और भारत। देखिए अगर हम बात करें चीन की, तो चीन कार्बन उत्सर्जन में प्रथम स्थान पर है, यूएसए दूसरे स्थान पर है, और भारत भी जो कार्बन के उत्सर्जन में है अग्रणी देश है। लेकिन भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट का कार्य करता है जो है वो भूटान, और भूटान ने पिछले 6 वर्षों में अपने कार्बन के उत्सर्जन में इतनी कमी की है जिसकी वजह से इसे कार्बन नेगेटिव देश का दर्जा दिया गया है पूरे विश्व के अंदर। तो यहाँ से आपका ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 21वां। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक हैं पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, या उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रशिक्षण के जो मुख्य संकेतक हैं ये आपके तीनों ही हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो डी सही होगा। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए?
नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना? तो यहाँ से बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है। उपचारात्मक शिक्षण जो है वो उपचारात्मक शिक्षण आपका निदानात्मक शिक्षण करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण यानी कि मूल्यांकन करने के बाद आपका जो अगला स्टेप है वो है आपका क्या? उपचारात्मक शिक्षण। तो अगर आपको क्या करना है? शैक्षणिक उपलब्धियों को देखना है तो यानी कि आपको क्या करना है? मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन आप अवलोकन से भी कर सकते हैं, चर्चा से कर सकते हैं, प्रयोग के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण जो है वो मूल्यांकन के बाद का प्रोसेस है। तो यहाँ से नहीं पूछा था, तो यहाँ से आपका उत्तर होगा डी। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है क्या? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन। देखिए यहाँ से अगर कौशल की बात करें, बोध की बात करें, रुचि की बात करें, ये तीनों ही आपके ए ऑप्शन के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके ए ऑप्शन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ से आपका ए उत्तर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां आपका क्वेश्चन है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है कि कोई एक शिक्षार्थी है जो कि पर्यावरण शिक्षक के द्वारा दिए गए गृह कार्य को वो क्या टाइम से समय से उसको प्रस्तुत नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितता के कारणों को जानकर उसका सही मार्गदर्शन करना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो यहाँ से सबसे बेस्ट उत्तर आपका बिल्कुल सुइटेबल है सी, उसकी अनियमितता के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। सबसे पहले कारण का पता करेंगे और उसके बाद में जो पॉसिबल होगा उसके लिए वो मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 25वें क्वेश्चन में कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। देखिए पहले अगर ऑप्शन की बात करें, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है, हमारे यहाँ भी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम ये जाने कि शिक्षार्थी ने कितना नहीं सीखा है। अभी तक हम जिस लेवल पर हैं वो यही है कि शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है, ना कि नहीं सीखा है। तो ये तो यहाँ से बिल्कुल अलग हुआ। शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए नो डाउट ये कुछ सही है, लेकिन जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो हमारा बिल्कुल उद्देश्य होता है वो होता है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ से सी आपका उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां आपका प्रश्न है। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो 26वां है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है क्या? सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन? सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक की बात की जा रही है। तो लगातार होना चाहिए और व्यापक का मतलब है कि बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये निदानात्मक मूल्यांकन जो है आपका वो एक तकनीक है किसकी? सतत और व्यापक मूल्यांकन की। तो सी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां एक क्वेश्चन है आपका। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता हो: आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी। अगर देखा जाए यहाँ से तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। बच्चा अगर डिप्रेशन में होगा, तनावग्रस्त होगा, तो वो क्या करेगा? आक्रामक व्यवहार करेगा। इसके व्यवहार से हम बच्चे को पहचान सकते हैं कि वो तनावग्रस्त है या नहीं। तो 27 का ए उत्तर है वो सही होगा। आगे बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन है अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना,
एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो यहाँ से अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया, पेरेंट्स मीट की बात की जा रही है कि पेरेंट्स मीट क्यों आवश्यक है, किस लिए हम, उसका जो मेन मोटो है, उसका जो उद्देश्य है, वो आपका एम जो है वो क्या है उसका। तो पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। यहाँ से बी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां क्वेश्चन है आपका, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व या गहन प्रतियोगिता। तो अगर अच्छे कुशल विद्यार्थियों के द्वारा कम कुशल विद्यार्थियों का अगर मूल्यांकन कराया जा रहा है तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों की उपलब्धि और स्वगरिमा जो है वो बनी रहेगी। तो यहाँ से ए जो उत्तर है आपका वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेट का। तो ये कह रहा है कि निम्न में से आकलन की कौन सी तकनीक प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त है, भ्रमण, परियोजना कार्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ से भ्रमण भी सही है और परियोजना कार्य भी, तो यहाँ से आपका उत्तर सही होगा सी। इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हुए और मैं आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सभी लोग इसको सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक करें और हमारे साथ में बने रहें। इसी के साथ धन्यवाद।